अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं वली अहद किस्त नंबर 19। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मैदान चौगान, जिसे कदीम रूमी और यूनानी तमाशागाहों और घुड़दौड़ के मैदानों के नमूना पर तैयार किया गया और जहाँ कमोबेश 50,000 तमाशाइयों के लिए जीना बजीना नशिस्तों का इंतज़ाम था, हजूम खलाइक से अटा पड़ा था। जिस तरफ निगाह जाती आदमी आदमी नजर आते थे। इस मैदान के मशरकी बाजू पर एक दो मंजिला इमारत में खवातीन और बेगमात और अमीर ज़ादियों के लिए बालकोनियां बनाई गई थी, जहां जालीदार पर्दों के पीछे बैठकर वो आसानी सिपागरी के मुकाबलों से लुत्फानंदोज हो सकती थी। इन्हीं बालकोनियों में, जिनके सामने ढाका की मलमल के पर्दे आवेजा थे, एक बालकोनी सिर्फ मलका बेगम के लिए वक्त थी और अपने खवासों और कुनीज़े खास मर्जीना के हमरा अभी अभी इमारत में दाखिल हुई थी। जहांनगर की तारीख में सिपागरी के ये मुकाबले अपनी नौयत के एतबार से अजूबा ही थे। आज तक किसी हुक्मरान ने अपने तख्त नशीनी से कबल बहादुरों और शाहसवारों को मुकाबला के लिए नहीं ललकारा था। ये सिर्फ शहजादा कासिम की जुर्रत और शुजाअत और खुद एतमादी थी, जिसने रियासत के लोगों में एक नई रूह फूंक दी। यह तकरीब कुछ ऐसी ही पुरकशिश थी कि कुर्बो जवार से हजारों लोग दारुल हुकूमत चले आए थे। सिपागरी के मुकाबलों की दिलचस्पी तो अक्सर बहादुरों को रियासत के दूर अफ्तादा इलाकों से भी खींच लाई थी। ये एक तमाशा भी था और बहादुरी का इम्तिहान भी। शहजादा कासिम की शाहसवारी और फन हरब की दूर दूर तक धाक बैठी थी, इसलिए मुकाबला की जुर्रत सिर्फ गिनती के चंद बहादुरों ने की थी। लेकिन तमाशा देखने वालों का कोई शुमार ना था। मैदान चौगान में इंसानों का समंदर ठाठे मार रहा था। सूरज अभी 3 नेज़े बुलंद हुआ था जब करना की पुरहैबत आवाज फजा से गूंज उठी और वली अहद ज़ीशान की आमद का गुल हुआ। तमाम लोग मुश्ताक़ निगाहों से सदर दरवाजा की तरफ देखने लगे। पहले शाही फरेरों और रंग रंग की तिकोनी निशानात के दरमियान नेज़ों के फल उठाए दस्ता खास के सिवा नमदार हुए और दो दो की कितारों में सदर दरवाजे से गुजरकर मैदान में पहुंचे। इनके अक्का में वो सब अमायदीन और अकाबरीन दिखाई दिए जो किला में वली अहद की सलामी के लिए आए थे। फिर तबलो कोस की आवाजों में सिपा सलार, हैदर जंग, फौजी दस्ता के हमरा पहुंचा, मगर लोगों को जिस रोए ज़िबा का इंतजार था वो नजर न आया। वली अहद फसीली से उस इमारत की तरफ मुड़ गया जहाँ उसे लिबास बदलना और हथियारबंद होना था। वज़रा उम्रा के लिए आला नशिस्तों के ऊपर शामियाने नस्ब थे। गैर मुल्की सफीर और बैनुल रियासतों के मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी इन्हीं शामियानों के नीचे पुरतकल्लुफ़ कुर्सियों पर इस्तादा थे। एक कोना में कर्नल क्लोडबी रेजिडेंसी के अंग्रेज अमला के साथ यूं उदास बैठा था जैसे रियासती अवाम की आज़ादी, मुसर्रत और सिपाहियाना दिलचस्पी बिच्छू की तरह उसके कल्बो ज़हन को डस रही हो। शामियानों के नीचे रंग रंग की झंडियां लहरा रही थी। मैदान चौगान के चारों तरफ जगह जगह रियासत के कौमी परचम नस्ब थे और एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के बाशिंदे दिली मुसर्रतों के साथ अपने नए हुक्मरान की तख्त नशीनी का जश्न मना रहे थे। मुकाबले में शरीक होने वाले बहादुरों के लिए शाही शामियानों के बिलमुकाबिल जुनूबी समत कनातों की चार दीवारी और रंगीन शामियाने खड़े किए गए थे, जहां वो अपने साथियों और हमायतियों के हमरा पहुंच चुके थे। बड़े बड़े ग्रांडेल, अजीमुल जुस्सा और देवकामत जंगी बहादुरों और शाहसवारों के दरमियान जो लोहे के खोद पहने ज़िरा जोशन में मलबूस मुकाबला के लिए तैयार बैठे थे। खानबदोशों का सरदार जग्गू भी अपनी बहादुर बेटी शहजादी सरदार सुलेमान, बोंगी, काशू, बाली, रंगा और लालू खेमरा मौजूद था। बाकी खानाबदोश तमाम तमाशाइयों में घुल मिल गए थे। थोड़ी देर कबल जब करनाओं और दमामों की रात अंगेज सदाओं के दरमियान वली अहद की आमद का गुल मचा था। सरदार जग्गू की मुश्ताक और प्यासी निगाहें भी अपने लख्ते जिगर का दीदार करने के लिए दीवानावार उठी थी। वो अपनी नशीस पर जहाँ से 2-2.5 फरलांग तवील और अरीज मैदान का हर मंजर बखूबी देखा जा सकता था, पागलों की तरह सदर दरवाजे पर नजर जमाए मुस्तरी बैठा था। इसके जिस पर एक अजीब सी कपकपी तारी थी। 20 बरस के बाद वो पहली मर्तबा अपने नूर नजर को देखने आया था, जो रियासत चानगर की तमन्नाओं का मरकज और आज़ादी का निशान बन चुका था। लेकिन चंद लम्हों के इज़्तिराबगीर इंतजार के बाद उसकी निगाहें मायूस लौट आईं। न जाने वली अहद अभी तक क्यों नहीं आया था। फिर इसने शहजादी की तरफ देखा, जो इसके पहलू में अपने मखसूस कबायली लिबास में मलबूस बड़े इन्हमाक से उन शाही सवारों को देख रही थी जो खुश रंग वर्दियां पहने बैंड की आवाज पर मार्च कर रहे थे। शायद इन सवारों में अपने बहादुर को तलाश कर रही थी। लम्हा भर के लिए बाप बेटी की नजरें एक दूसरे से टकराई और अजीब से हिजाब के साथ दोनों ने यूं आंखें चुरा ली जैसे इनकी चोरी पकड़ी गई हो। खासतौर पर शहजादी की बेचैनी नुमाया थी, मगर दोनों एक दूसरे की बेताबी बेकरारी से नावाकिफ थे। न बेटी बाप की मुसर्रत अंगेज बेचैनियों का मतलब समझी, न बाप बेटी की लजाई शर्माई आंखों का भेद पा सका, मगर नजरें मिली थीं तो कोई न कोई बात भी होनी चाहिए थी। जग्गू ने कहा, बेटी आज तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान है, कोई घबराहट तो नहीं? नहीं बाबा। शहजादी के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम तैर गया। वलिया जंगल के दरिंदों और खूनी बबरों से ज्यादा ताकतवर तो नहीं हो सकता। जग्गू के चेहरे पर हंसी की लहरें थरथराने लगी। इस लम्हे मैदान में शोर गुल उठा। फसील पर करनाएं फूंकी गई, जिनकी हैबत आफरीन गूंज दिलों पर दहशत सी तारी करने लगी। फिर शाही शामियाने के सामने एक हमवार चबूतरे पर खड़े होकर सरकारी नकीब ने बावाज़ बुलंद वली अहद ज़ीशान की आमद का ऐलान किया।
हजारों तमाशाइयों के साथ सरदार जग्गू की बेताब निगाहें फिर सर दरवाजे पर मंडाने लगी और शहजादी ने भी धड़कते हुए दिल के साथ अपने हरीफ को देखने के लिए आंखें उठाई। तबलो दमामा की रात आफरी गर्जों में लोगों ने सफेद घोड़े पर एक सवार को बगोले की तरह सर दरवाजे से गुजरते और मैदान की तरफ बढ़ते देखा। इसके फौलादी खोद पर मुकैश की कलखी जाहिर कर रही थी वो चारनगर का बहादुर और जरीब वलीअहद कासिम है। लेकिन सरदार जग्गू की निगाहों को एक मरतबा फिर मायूस होना पड़ा। वलीअहद ने चेहरे पर पटका लपेट रखा था जिसे आहनी जाली ने ढांप लिया था। पेशानी भी खोद में छुपकर रह गई थी। चेहरे पर सिर्फ उसकी शोलाबार आंखें और सितवा नाकी नजर आ सकती थी। कोई शख्स उसे शिनाख्त न कर सकता था। उसने किनारे पर घोड़ा रोका जो लगाम खींचते ही पिछली टांगों पर अलिफ हो गया। उसे संभाल कर वो तेजा तोड़ने लगा। उसका हरीफ जो एक तवील कामत और ग्राडील सवार था मैदान के दूसरे सिरे पर नेजा संभाले तैयार खड़ा था। इसका चौड़ा चेहरा, बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, भारी कल्ले और गुच्छेदार मूंछों में उसकी ऐबत आफरीनी में इजाफा कर रही थी। वलीअहद और इसके जिस्म में 1 और 3 की निस्बत रही होगी। आहनी खोद और ज़िरो जोशन में वो एक जंगी सूरमा नजर आ रहा था जो तन्हा सैकड़ों हरीफों पर भारी था। शाही नकीम ने उसका नाम और मुकाम का ऐलान किया। फिर मीरे सिपागरी ने, जो दोनों हरीफों के दरमियान एक समत हटकर खड़ा था, हवाई फायर किया और उसकी आवाज के साथ ही दोनों इस तेजी के एक दूसरे की तरफ लपके जैसे कमानों से तीर छूटते हैं। घोड़े हवा को पीछे छोड़ते चंद सानियों में करीब पहुंच गए। सूरज की रोशनी में नेजों के फल कोंदे की मानित चमकने लगे। दोनों ने एक दूसरे को जद में लेकर वार किए, फिर सन्नाटे के साथ गुजर गए। दोनों ही बड़ी सफाई से वार बचा गए थे। थोड़े फासले से घोड़े फिर मोड़ लिए गए और इस मर्तबा ज्यादा तुंदी और वहशत से हमलावर हुए। लोहे से लोहा टकराने की आवाज बुलंद हुई और लोग तड़प कर रह गए। वलीअहद के खौफनाक हरीफ ने फौरन दूसरा हमला कर दिया। शहजादा अभी अपने घोड़े को मोड़ ही रहा था कि हरीफ का नेजा उसके पहलू में चमका और लोग समझे अब इसका तेज फल वलीअहद की पसली में जख्म लगाएगा। लेकिन फौरन ही लोगों की बिजली सी तैरती दिखाई दी। फिर एक नेजा फजा में उड़ता नजर आया। दूसरे लम्हे सारा मैदान तालियों और खुशी के नारों से गूंज उठा। शहजादे ने जानबूझकर घोड़े को उस तरफ मोड़ा था कि हरीफ का नेजा इसके पहलू पर आ जाए। जो ही मद्दे मुकाबिल आगे बढ़ा, वलीअहद ने पहलू काट कर इसके नेजे को ऐसा झटका दिया कि वो गिरफ्त से निकलकर फिजा में उड़ता चला गया। ये एक ऐसा माहिराना हमला था कि देखने वाले दम बखुद रह गए। सरदार जग्गू बेख्तियार अपनी शिज पर उछल गया। शहजादी हैरतपात निगाहों से देखती ही रह गई। फिर एक के बाद दीगरे 3 सवार और आए और थोड़ी थोड़ी मुकाबला करके जख्म खाकर रुखसत हो गए। अलबत्ता 5वां हरीफ जो कदो कामत और डेल डोल में शहजादे के बराबर था, सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। वो नेजाबाजी और हैरत अंगेज में मुहारत रखता था। दोनों काफी देर तक दूसरे पर झपटते रहे। बाज़-औक़ात हरीफ शहजादा को दबाता और रगेता हुआ दूर तक चला गया और लोग इस शुबा में मुब्तला हो गए शायद वलीअहद को मात देने और जख्म लगाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन कासिम ने एक मरतबा फिर इसका नेजा अपने जिस्म से छूने न दिया, बल्कि चंद लम्हों के बाद उसने हरीफ के शाने को छेद डाला और वो नेजा फेंक कर तलवार से लड़ने पर आमादा हो गया। कासिम ने भी तलवार निकाली, लेकिन इस फन में उसका कोई सानी ना था। चंद ही पैंतरों के बाद इसने अपने मध्य मुकाबिल को बेबस कर दिया और इसकी तलवार तोड़ डाली। फिर इसके जिस्म पर दूसरा जख्म लगाने ही वाला था कि हरीफ ने घोड़े को एड़ लगाई और मुकाबले से भाग निकला। लोगों ने क़यामत का शोर उठा दिया और फजा जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगी। अचानक नकीब ने खाना बदोशों के सरदार जग्गू की बेटी शहजादी के मुकाबले का ऐलान किया और मैदान में गोया एक क़यामत सी बपा हो गई। लोग शायद इसी मुकाबला के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने पकड़ियां उछाली, रुमाल उड़ाए, तालियां पीटी और चीख चीख कर अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। मैदान चौगान के मशरकी पहलू में चौबी बालकनियों के मीन पर्दों में कई लहरें और सरसराहटें पैदा हुई, जहां चांदनगर की बेगमातों, खवातीन और अमीरजादियां सुर्ख सफेद पर्दों के पीछे सिपागरी के मुकाबले देख रही थी। दरमियानी बालकोनी जिसके बाहर शाही ख्वासे खड़ी थी मलका बेगम और इसकी कुनीज़े खास मर्जीना के अलावा और कोई न था। यहाँ से मैदान का हर मंजर साफ नजर आता था और वो दोनों ही वलीअहद की मुसलसल कामयाबी पर मसरूर और शादमान थी। मलका बेगम ने जिस मासूम सहरान वर्द को गोद में लिया और परवरिश किया, आज वो शहर नशीनों का मुहाफिज और चारनगर का सबसे बहादुर नौजवान साबित हुआ था। यही एहसास उसकी रूहानी मुसरत का बाइस था। फिर आज तो उसकी बेटी उसी पाले हुए शेर से मुकाबला करने वाली थी। जो ही नकीब ने खानाबदोश लड़की का नाम पुकारा, मलका बेगम और मर्जीना दोनों एहसास से नहायत से कपकपा उठी। मर्जीना ने कांपते हुए हाथों से मलमल का हमीन पर्दा एक तरफ सरका दिया ताकि शहजादी को अच्छी तरह देख सके। मलका बेगम खुशी से पागल हुई जा रही थी। अगरचे मर्जीना मुंह अंधेरे ही सरदार जग्गू से मिलाई और उसे रात के पहले पहर खुफिया दरवाजा से महल में आने की दावत दे आई थी। लेकिन मलका इस कदर बेताब मुस्लिम थी कि अगर उसका बस चलता तो खुद उड़कर खानाबदोशों के डेरे पर जा पहुंच और अपनी बेटी को सीने से लगाकर 20 बरस के हिजर फिराक का सिला उतार देती। बेहतर यही वक्त ज़ब्त एहतियात का था। मामूली से लग़ज़िश भी खतरनाक नतीजे पैदा कर सकती थी। मलका और कुनीज़ ने अपनी कांपती नजरें उठाई और धड़कते दिलों के साथ शहजादी का इंतजार करने लगी। शहजादी अपना कबायली लिबास पहने, स्याह घनेरी जुल्फों को चमड़े की सूख टोपी में छुपाए और चेहरे पर अरगवानी पटका लपेटे हुए होले होले घोड़ा कुदाती मैदान में आई। इसकी रफ्तार में वो तुंदी और तेजी ना थी जिसका दूसरे शाहसवारों ने मुजाहरा किया, बल्कि इनके बरअक्स वो पुरस्कून और मुतमिन नजर आ रही थी। अपने हद पर पहुंचकर उसने घोड़े की बाँख खींची और वलीअहद की तरफ नजर दौड़ाई जो काफी फासला पर उसके बिलमुकाबिल खड़ा था।
हजारों तमाशाइयों के बावजूद मैदान पर एक अजीब सा सन्नाटा तारी था। लोग दमसादे इस हैरत अंगेज मुकाबले के मुंतजिर थे। एक खानाबदोश लड़की मानव शासवार और माहिर हर्ब के मुकाबले पर निकली थी, जिसने बड़े बड़े ग्रांडेल और खौफनाक सुरमाओं को बिछाड़ दिया था। खानाबदोश हसीना और वलीअहद की मार्का आराई का आगाज चौगान से हुआ। मैदान के वस में 2 गेंदों को आग दिखाई गई। फिर मीर सिपागरी लपकता हुआ पीछे हटा और इसके इशारे के साथ नक्कारे पर चोट पड़ी। दोनों हरीफ नेजा तान कर संभल गए। घोड़े भी अपने सवारों को होशियार पाकर कुनौतियां बदलने लगे। जिस वक्त मीर सिपागरी ने बंदूक दागी, दोनों ने घोड़ों को एड़ लगाई और उन्हें सर पर छोड़ दिया। तमाशाइयों में एक बेचैनी और सनसनी सी फैल गई। 2 तीर थे जो बेवक्त कमानों से छूटे, 2 बिजलियां थी जो एक साथ कौंध गई। चंद लम्हों में दोनों एक साथ मैदान के वस में पहुंचे। नेजों के पहल जमीन की तरफ झुकाए और खुद घोड़ों की गर्दनों पर झुके झुके उकाबों की तरह सुलगती गेंदों पर झपटे। घोड़ों ने मैदान के वस में पहुंचकर लहर भरी। ठीक उसी लम्हे सवारों ने बिजली सी तेजी से नेजों को हरकत दी और सुलगती गेंदों को अन्यों से उड़सकर बगोलों की तरह एक दूसरे के पास से गुजर गए। दोनों गेंदें उनके नेजों के फलों पर सुलगने लगी और वो उन्हें फजा में लहराते मुखालिफ समतों में निकल गए। जो ही गेंदें जमीन से उठकर इनके नेजों पर बुलंद हुई, तमाशाईन बेयक वक्त नारा तहसीन बुलंद किया। फिर वो शोरगुल मचा के कानों के पर्दे फटने लगे। सबसे हैरान कुन खानाबदोश हसीना की सवारी का अंदाज था, जिसने बड़े बड़े सवारों को बरता हैरत में डाल दिया था। मैदान चौगान की बालकनियों में बारीक पर्दों के पीछे कितनी रिस्वानी चीखें और सिसकियां तड़प कर रह गई। मलका बेगम की बूढ़ी आंखों में बिजली सी कौंधने लगी। फिर उसके होंठ कपकपाए। सरदार जग्गू ने हमारे लिए चांद भी तैयार कर दी। ये कहते कहते बूढ़ी बेगम ने पलकों पर पानी के कतरे थरथराए। जोश मुसर्रत से मर्जीना की हालत भी कुछ इस किस्म की थी। नागिया मलका ने रुमाल से आंखें साफ की और कांपते हुए लहजे में सरगोशी की। मर्जीना, तुमने सरदार जग्गू को ताकीद तो कर दी थी कि वो आज रात भूल ना जाए। कुनीज ने अपने होंठों पर उंगली रखी और इशारे से मालकन को खामोश रहने का इशारा किया। मलका बेगम ने एक झुरझुरी सी ली। इसे ख्याल आया कि साथ वाले बिलकोनी में जाफर की बहन ज़मानी बेगम भी अपने ख्वासों के साथ मौजूद है। यकीनन उस हराफा के कान इसी समत लगे होंगे। इतने अरसे में कासिम और शहजादी दोनों दूसरों को मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे। तमाशाई अगरचे खानाबदोश हसीना की शासवारी और निशाना की हैरत अंगेज मुहारत का मुजाहरा कर चुके थे, फिर भी इनके नजदीक ये बात तज्जुब खेजी थी कि उसने वलीअहद ऐसे आला शमशीर जन के मुकाबला पर तलवार ही को पसंद कर लिया था। लोगों का ख्याल था कि वो घोड़े की सवारी और चौगान में बेशक वलीअहद के बराबर उतरी, लेकिन तेगजनी में उसके सामने न ठहर सकेगी। लेकिन जब मुकाबला शुरू हुआ, लोग हैरत से होंठ काटने लगे। शहजादी एक माहिर शमशीर जन की मानिद अपने हरीफ का हर बार रोकती और खुद भी ज़रब लगाती थी। घोड़ा इसके इशारे पर हरकत कर रहा था और वो जिधर चाहती उसे बासानी मोड़ लेती। अगरचे इसकी पुश्त पर एक बड़े कछुए की खोपड़ी की ढाल मौजूद थी, जिस पर तेंदुए की सख्त तरीन खाल मंडी हुई थी। इसके बावजूद इसने एक मरतबा भी ढाल की जरूरत महसूस न की। कासिम इसके मुकाबले पर कुछ उलझन सी महसूस कर रहा था। दोनों इस कदर करीब थे कि बखूबी एक दूसरे की आंखों में देख सकते थे। इनके होंठों के दरमियान सिर्फ तलवारों का फासला था। शहजादा जानता तो इस वक्त किससे नबरदो आसमां है। शायद यही बात उसके आड़े आ रही थी। एक मरतबा को ऐसा खो गया कि अगर आन वक्त पर घोड़ा ही न पहलू बचा गया होता तो शहजादी की तलवार उसकी पसली पर जख्म लगा चुकी होती। इस मंजर को देखकर लोगों के कलेजे धक से रह गए। दोनों की आंखें बार बार चारू हुई। वलीअहद शहजादी की सहर अंगेज सुरमगी आंखों में डूबकर उभरता रहा, लेकिन खानाबदोश हसीना ने एक मरतबा भी इसकी आंखों में उलझने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता एक दफा जब वलीअहद उसे घूर रहा था, शहजादी ने उन आंखों को तज्जुब और हैरत से जरूर देखा था, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। इस पर भी वो अपने हरीफ से गाफिल ना थी। इसने अपनी झुंझुलाहट का इजहार ओछे बार से किया, जिसे शहजादे ने तलवार पर रोका। फिर दोनों तलवारें छन सनन की आवाज के साथ टकराई और उलझ गई। कासिम जान चुका था कि शहजादी इससे खौफ नहीं। इसने अपना मखसूस वार चलाने के लिए शहजादी की तलवार पर पूरा दबाव डाल दिया। उसके एक ही जुम्बश जो बिजली सी तेजी के साथ अमल में आई, अगर उसकी तलवार हवा में ना उड़ा देती तो लेकिन कासिम को सख्त मायूसी का सामना करना पड़ा। खानाबदोश लड़की ने पूरी कुव्वत से उसके दबाव का न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि खुद उसे दबाती चली गई। शहजादा कासिम को महसूस हुआ जैसे उसके बासों में एक मर्द का मुकाबला करने की पूरी कुव्वत मौजूद है। फिर दूसरा मरला तो इंतहाई खतरनाक साबित हुआ। अगर वो तेजी अपना हाथ पीछे न हटा लेता तो खुद इसकी अपनी तलवार हवा में उड़ती नजर आती, क्योंकि ऐन उसी लम्हे शहजादी ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया जिसे वो आजमाने का फैसला कर चुका था। वो बाल बाल बचा। फिर इसने अपने घोड़ों के एक तरफ मोड़कर हल्की सी लहर भरी और नए अंदाज से हमला करने के बारे में सोचने लगा। इतने अरसे में तो उसने 6 बहादुरों की तलवारें बेकार कर दी थी, लेकिन शहजादी बदस्तूर मुकाबले पर डटी हुई थी। अब वो उसे हरासा करने पर उतर आया। बच्चू, ये वारकारी होगा। मगर वो मुस्कुराकर रह गई और बड़े इत्मीनान से इसका वार रोकती रही, जो यकीनन बड़े मोहलिक थे। इसने सोचा अपने हरीफ को मुश्तिल करना चाहिए। इश्तियाल में जरूर ऐसी हरकत करेगी जो फायदा बख्श हो, लेकिन मालूम होता था खानाबदोश लड़की ने मुश्तिल होना सीखा ही नहीं। उसके सामने ठंडे लोहे की दीवार बनकर खड़ी थी। कासिम ने इस तेजी के साथ पैदल पे वार किए कि तमाशाइयों तक के सांस उखड़ने लगे। उन्होंने महसूस किया कि लड़की ज्यादा देर मुकाबला न कर सकेगी। थरथराते और लहराते हुए पर्दा के पीछे खुद मलका बेगम अपने बेटे की वहशत पर कांप उठी, मगर इसका कोई वार कारगर न हुआ। सरदार जग्गू की तरबियत याफ्ता लड़की बड़ी सफाई से हर तलवार पर वार रोकती रही।
کھٹ کھٹ ٹن ٹن کی آواز کے ساتھ لوہے سے لوہا ٹکراتا رہا۔ لوگ دم سادے سانس روکے اس حیرت انگیز لڑائی کو دیکھتے رہے جو انتہائی عروج پر پہنچ چکی تھی، حتیٰ کہ قاسم کے بازو شل ہو گئے اور وہ سمجھ گیا کہ اسے کوئی موقع نہیں دے گی۔ شمشیر زنی میں وہ کسی طرح بھی شہزادہ سے کم نہ تھی۔ سائے ڈھلنے لگے اور اب نہ صرف چند لمحے باقی رہ گئے تھے جب یہ مقابلہ کسی فیصلہ کے بغیر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ شمشیر زنی کے مقابلے کی زیادہ سے زیادہ ایک پہر کا وقت مقرر کیا گیا تھا اور یہ وقت تھوڑا نہ تھا۔ دونوں کو لڑتے ہوئے کم و بیش ایک پہر ہونے والا تھا اور اس دوران میں ایسا بہادر نوجوان جو متعدد سرماؤں کو بچھاڑ چکا تھا ایک لڑکی کو زیر نہ کر سکا۔ اس نے آخری کوشش کا فیصلہ کیا، اگرچہ وہ اپنے تمام گر آزما چکا تھا مگر شہزادی بھی تلوار ہوا میں نہ اڑا سکی، نہ کوئی زخم لگا۔ اب اس کی آخری کوشش یہ تھی کہ اپنے حریف کی تلوار توڑ دے۔ اس مقصد میں کامیاب ہونے قوت بازو کا مظاہرہ ضروری تھا۔ اس نے تیر جچے تلے ہاتھ مارے مگر کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ لوہا لوہے سے بچتا رہا۔ اس کا پانچواں ہاتھ، اسے یقین تھا یہ وار یقیناً نہایت نتیجہ خیز ثابت ہوگا۔ اس نے پوری قوت سے تلوار ماری۔ یہ ایسی ضرب تھی اگر کسی کے سر پر پڑتی تو فولاد کو کاٹتی، خود کو کاٹتی اور کھوپڑی کو چیرتی ہوئی نکل جاتی۔ شاہی بیلکونی میں ملکہ بیگم پر سکتہ سی کیفیت طاری تھی۔ یکلت فضا میں ایک تیز جھنجھلاہٹ ابھری، ساتھ ہی ٹوٹی ہوئی تلوار کا پھل ہوا میں اڑتا چلا گیا۔ لیکن وہ لمحہ انتہائی محبوط کن تھا جب قاسم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں صرف دستہ ہی باقی رہ گیا ہے۔ اس کی اپنی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ اس خلاف توقع حادثہ سے اسے دانتوں پسینہ آ گیا کہ اس کے ہاتھ بجلی کے کوندے کی حرکت میں ایسے دیکھ لیا تھا کہ شہزادی کا بازو اٹھ چکا ہے۔ اس نے پلک جھپکنے کے وقفہ میں دوسری تلوار نکال کر خانہ بدوش لڑکی کا وار روکا۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ تماشے دم بخود رہ گئے۔ جب دوسری مرتبہ تلوار سے ٹکرائی اور چھناکا پیدا ہوا تو بے اختیار سارا میدان تحسین و آفرین کے نعروں سے گونج اٹھا اور لوگوں نے چلا چلا کر ولیعت کی پھرتی اور ہوشیاری کی داد دی، ورنہ ایسے مواقع پر تلوار کے ساتھ انسان کے ہوش و حواس بھی اڑ جاتے ہیں اور وہ مکمل طور پر حریف کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ شہزادی کی تلوار سیدھی اس کے سینے کی طرف آئی۔ یقیناً وہ جیت جاتے اگر قاسم حیرت انگیز پھرتی اور تیزی کے ساتھ دوسری تلوار نکال کر اس کا وار نہ روک لیتا۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا اور انتہائی سنسنی خیز تھا۔ شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ تیر گئی۔ اسی لمحے کرنا کی رعد انگیز آواز گونجی۔ یہ مقابلہ ختم ہونے کا اعلان تھا۔ دونوں ایک دوسرے پر الوداعی نظریں ڈالتے ہوئے گھوڑوں کی باگیں موڑی اور اپنے اپنے مقام کی طرف چل دیے۔ سارا میدان تالیوں اور نعروں کے شور سے گونج رہا تھا۔ خانہ بدوش دیوانگی کے عالم میں از خود رفتہ ہو کر اچھل کود رہے تھے۔ شہزادے نے واقعی ان کا سر فخر سے اونچے کر دیے تھے اور سردار جگو کے پہلے میں بیٹھا ہوا کاشو جس اپنی بہادری پر بڑا گھمنڈ تھا اس وقت سوچ رہا تھا اگر ولایت کے مقابلہ پر نکلتا تو یقیناً کبھی کا ناکام ہو کر لوٹ چکا ہوتا۔ قاسم نے جس فنی مہارت اور قوت کے ساتھ وار کیے تھے انہیں روکنا کاشو کی قدرت سے باہر تھا۔ اب اسے سردار جگو کی قوت فیصلہ پر مسرت ہو رہی تھی۔ شہزادی جو ہی شامیانہ کے قریب پہنچی سردار جگو نے لپک کر اسے جا لیا اور خود سہارا دے کر گھوڑے سے اتارا۔ وہ کس قدر خوش اور نازا تھا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے جوش مسرت سے اس کا سارا خون بارود کی طرف ہٹ جائے گا۔ لڑکی بابا کہہ کر باپ سے لٹ گئے اور بوڑھے خانہ بدوش کی ہونٹ اس کی پیشانی پر تھر تھراتے چلے گئے۔ اسی لمحے بے شمار لوگوں کا ہجوم مختلف سمتوں سے خانہ بدوش حسینہ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے پڑا اور سپاہی اپنے گھوڑے دوڑاتے فوراً مداخلت کے لیے نہ پہنچ جاتے تو شاید باپ بیٹی اس ہجوم سے ہی نہ نکل سکتے۔ فوجی مقابلوں کی تقریب بخیر و عافیت ختم ہو گئی۔ اب رات کو ولیعت کی 20ویں سالگرہ پر جشن چراغا تھا اور دوسرے روز تخت نشینی کی تقریب۔ ملکہ بیگم جب جھروکے سے اٹھی فرت مسرت اس کے بدن کا ہر حصہ کانپ رہا تھا، اس کی آواز بھی تھر تھرا رہی تھی۔ وہ چاند بی بی سے زیادہ بہادر ہے مرجینا۔ چاند لگا کو بلا شبہ ایسی ملکہ کی ضرورت ہے۔ اس کامیابی کے بعد اگر میں اعلان کر دوں کہ ولیعت کی شادی خانہ بدوش لڑکی سے کی جائے گی تو کون مخالفت کرے گا؟ شاید کوئی بھی نہیں۔ رات کے اندھیرے میں نیلم ندی کے اس پار ویرانے میں 20 چراغ روشن تھے اور ان کی لوئیں ہوا کے جھونکوں سے آنچلوں کی طرح لرز رہی تھی۔ چاند اگر روشنیوں سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ ولیعت کے جشن میلاد پر سارے شہر میں چراغاں ہو رہا تھا۔ ادھر نیلم ندی کے ویرانے میں خانہ بدوش بھی پہلی مرتبہ شہزادی کی سالگرہ منا رہے تھے۔ لڑکیاں مل کر گا رہی تھی، بنجارے تاڑی کے نشہ سے مدہوش ہو رہے تھے اور ٹھیک اسی وقت سردار جگو اپنے اونچے خیمے کے اندر شہزادی کو مبارکباد دے رہا تھا۔ خیمے کے اندر وہی دونوں تھے یا وہ لالٹین جو ایک باز کے ساتھ لٹک رہی تھی جس کی زرد روشنی میں ان کے چہروں کے خطوط کچھ اور گہرے ہو گئے تھے۔ سردار جگو نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، آج میں کس قدر خوش ہوں، شاید تم اس کا اندازہ نہ لگا سکو۔ تم نے میری محنتوں کا صلہ بخش دیا۔ بابا، اس امر کا بہت افسوس ہے، میں ولیعت کی صورت نہ دیکھ سکی۔ سردار حسرت بھرے لہجے میں بولا، اسے دیکھنے کی تمنا تو میں بھی رکھتا تھا لیکن تمنا پوری نہ ہوئی۔ لیکن ولیعت کی آنکھیں، ٹھہرو بابا، یہ کہہ کر شہزادی نے سردار جگو کا سرخ پٹکا اٹھا کر جلدی سے اس کے چہرے پر کچھ اس طرح لپیٹ دیا کہ صرف ناک اور آنکھیں نظر آ سکیں۔ یہ کیا کر رہی ہو پگلی؟ اور شہزادی تحیر خیز آواز میں بولی، میرا اندازہ بالکل ٹھیک نکلا بابا، ولیعت کی آنکھیں ہو بہو تم سے ملتی ہیں۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے تمہاری آنکھیں یاد آ گئی تھی، ہے نا عجیب بات؟ سردار جگو ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھا، پھر اس نے چہرے سے پٹکا ہٹایا اور بولا، آج تم پاگلوں کی حرکتیں کیوں کرنے لگی؟ وہ ایک ریاست کا ولی ہے، نواب فروخ کا بیٹا، اور میں ایک غریب خانہ بدوش۔ نہیں بابا، میں قسم کھا کر کہتی ہوں
ولیعہد کی آنکھیں ہو بہو تم سے ملتی ہیں، نہ صرف آنکھیں، بالکل ناک بھی۔ کیا اپنے ساتھ مجھے بھی پاگل کر دو گی؟ یہ کہہ کر سردار ہولے سے ایک طرف گھوم گیا۔ اس نے جھک کر لکڑی کا ایک صندوق کھولا اور اندر سے کپڑے میں لپٹا ہوا ہاتھی دانت کے ایک خوبصورت ڈبہ نکالا۔ شہزادی حیرت و تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے بابا؟ تمہاری ایک امانت؟ میری امانت؟ ہاں، 20 برس سے اس کی حفاظت کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار نے ہاتھی دانت کا صندوق چاگا، ڈھکنا اٹھا دیا اور لالٹن کی روشنی میں ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ستلڑا ہار جھلمل جھلمل کرنے لگا، جس کی چمک دمک نے شہزادی کی آنکھیں چندیا دی۔ وہ حیرت پاش نظروں سے اس ہار کو دیکھتی رہ گئی۔ سردار جگو نے اس کے تحیر کو بھاپ لیا اور بولا، 20 برس پہلے جب تم نے جنم لیا، تمہاری ماں نے مرنے سے پہلے یہ ہار میرے سپرد کر کہا تھا، جب میری 20 برس کی ہو جائے ہار اسے میری طرف سے پہنا دینا۔ یہ مجھ بدنصیب کی آخری نشانی ہے۔ آج تم ٹھیک 20 برس کی ہو چکی ہو، اسے تمہاری ماں کی آخری نشانی تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار نے ہار بیٹی کی طرف بڑھا دیا۔ ماں کی آخری نشانی؟ مگر پہلے تو کبھی تم نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی ضرورت نہ تھی، اور تم جانتی ہو میں بے موقع بات کرنے کا عادی نہیں۔ شہزادی کے ہونٹ تھرتھرا کر رہ گئے۔ اسے لرزتے ہاتھوں سے ہار تھاما۔ سرخ و سفید اور نیلے پیلے جواہرات سے کرنیں سی پھوٹنے لگی۔ بابا، ہیرے جواہرات تو شہزادیوں کو میسر آتے ہیں، میری ماں نے یہ ہار کہاں سے لیا تھا؟ بتاؤ بابا، تم بولتے کیوں نہیں؟ کیا سوچنے لگے؟ سردار جگو واقعی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا، مگر فوراً اس نے خود کو سنبھالا اور غمزدہ آواز میں بولا، پرانے زخم کلیدہ نہیں کرتے بیٹی۔ ہار دیکھ کر نہ جانے تم کیا سوچنے لگی، لیکن یہ چوری کا مال نہیں۔ خانہ بدوشوں کی بیویوں کے پاس ہیرے جواہرات نہیں ہوتے بابا، سچ بتاؤ میری ماں کون تھی؟ خاموش ہو جاؤ بابا، جب کبھی ماں کے بارے میں پوچھتے ہو تم ٹال جاتے ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ کیا تم ماں سے ناراض تھے؟ کیا اس نے تمہیں کوئی دکھ دیا تھا؟ میں اس سے کیوں ناراض ہوتا؟ وہ تو میری روح تھی۔ میں نے اس کے بعد دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کیا۔ حالانکہ جب زینو فوت ہوئی میری عمر بمشکل 30 سال کی ہوگی، میں جوان تھا اور سردار سلیمان میں اپنی لڑکی کا رشتہ دینے پر آمادہ تھا، مگر تمہارے باپ نے زینو کی یاد کو دل سے اور تمہیں اپنے سینے سے لگایا اور عمر کے 20 سال گزار دیے۔ اس سے زیادہ میں اور کیا کر سکتا تھا؟ بس اب مجھ سے کچھ اور نہ پوچھو۔ سردار کے قلب و ذہن میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ وہ کپ کپاتی آواز میں بولا، میں کچھ دیر کے لیے باہر جاؤں گا، اگر تم چاہو تو آرام کرو، اور جی چاہے تو اپنی سالگرہ کا جشن دیکھو۔ روشی بہت عمدہ ناچ رہی ہے، تم اس کی پائل کی جھنکار سن رہی ہو؟ رات کے تاریک اور خاموش پروں پر اڑتی مدھم سی شور کی آواز خیمہ میں بھی سنائی دے رہی تھی۔ اس شور میں پائل کی جھنکار بھی شامل تھی، جو بار بار رکتی ٹوٹتی بکھرتی معلوم ہوتی تھی۔ ڈیرے سے کچھ فاصلہ پر نیلم ندی کے کنارے خانہ بدوشوں کا جمگٹا لگا تھا، اور اس جمگٹے میں خانہ بدوش رقاصہ روشی رقص و سرور کے جادو بکھیر رہی تھی۔ شہزادی کے چہرے سے معلوم ہوتا تو وہ بھی رقص سے محظوظ ہونا چاہتی ہے، مگر اس کی زبان تو جیسے گنگ ہو چکی تھی۔ اس نے صرف آنکھوں کی زبان سے گفتگو کی۔ سردار پھر رک گیا۔ میں تاکید کرتا ہوں اس ہار کی حفاظت ہر حال میں ضروری ہے۔ غفلت اور لاپرواہی نہ کرنا، یہ تمہاری ماں کی امانت تھی۔ پھر اس نے بوجھل قدم اٹھائے اور چونٹی کی رفتار سے چلا۔ شہزادی جانتی تھی زینو کی یاد بڑی شدت کے ساتھ ابھری ہے، اور کیا عجب اس کی قبر کے آس پاس ویران کھنڈر میں گھومتا رہے اور ساری رات جا کر گزار دے۔ اس نے بڑی مدھم آواز میں پوچھا، بابا کب تک لوٹاؤ گے؟ میرا انتظار نہ کرنا بیٹی، شاید آج دیر سے آؤں۔ یہ کہہ کر چپ چاپ خیمے سے نکل گیا۔ شہزادی ہار تھامے ہولے ہولے دروازے پر آئی اور اندھیرے میں سردار کو گم ہوتے دیکھنے لگی۔ وہ چراغوں کی تھرتھراتی ہوئی روشنیوں سے بچتا خیموں اور نسلوں کے جھونپڑوں کی اوٹ لیتا تیزی سے کھنڈر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ کچھ دور تک شہزادی کو اس کا سایہ نظر آتا رہا، پھر وہ سیاہ دھبا میں منتقل ہو گیا، اندھیرے میں گھل مل گیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شہزادی کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ اس کا جی چاہا وہ لپک کر جائے اور بابا کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آئے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہیں بابا رات کے اندھیرے میں گم نہ ہو جائے۔ بس ایک عجیب سا احساس تھا جس کے قلب و ذہن کو جکڑ لیا تھا، اور وہ پتھر کی طرح ساکت و صامت کھڑی نہ جانے کیا کیا سوچتی رہی۔ پھر یکلا شور و غل اس کی محفل توڑ دی۔ خانہ بدوش چراغوں اور مشلوں کی روشنی میں مصروف ناونوش تھے، اور انہوں نے روشی کے رقص پر بے عکس زبان تحسین و آفرین کے نعرے لگائے تھے۔ شہزادی نے ہار اپنے صدری کے اندر چھپا لیا، اور چراغوں کی تھرتھراتی روشنیوں کے درمیان، جن میں بعض بجھ چکے تھے اور بعض بجھنے کے لیے بھڑک رہے تھے، ایک روح کی طرح ہولے ہولے چلتی نیلم ندی کی طرف بڑھنے لگی۔ جھوپڑوں کے اندر بعض عورتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، اور شاید وہ اپنے بچوں کو سلا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، خانہ بدوش حسینہ اور ولیعہد کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔